तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदा में अंतर को यहाँ पर दिखाया गया है। जो क्षतिपूर्ति की संविदा है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है और प्रत्याभूति की संविदा गारंटी कहलाता है। जब आप अपना बीमा कराते हैं तो जो बीमा कराते हैं वो बीमा हमारा क्षतिपूर्ति की संविदा होता है, और जब हम किसी की जमानत लेते हैं तो वो जमानत हमारी गारंटी होता है, प्रत्याभूति की संविदा होती है। तो क्या होता है क्षतिपूर्ति की संविदा में? क्षतिपूर्ति की संविदा में एक वचनदाता है जो कि इस बात का प्रॉमिस करता है कि वचन ग्रहीता जिसके प्रति उसने ये बात की है समस्त हानियों से बचाएगा, जो कि वचन ग्रहीता को वचनदाता अथवा किसी व्यक्ति के व्यवहार से पहुँचे। मीन्स है क्या कि अगर आप एक कार लेते हैं और इस कार को चूँकि आप ए हैं, ए ने लिया हुआ है, और एक बीमा कंपनी है जो बी है, बी बीमा कंपनी कार को आपकी गारंटी देती है, क्षतिपूर्ति की संविदा के तहत इंडेमनिटी देती है कि अगर कोई हानि आपकी कार को होगी तो वो आपको उसके लॉस कवर करके देगा। ऐसे समय में इसे हम क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। जबकि प्रत्याभूति की संविदा के तहत क्या होता है? प्रत्याभूति की संविदा के तहत ए कोई व्यक्ति है और मान लीजिए बी कोई व्यक्ति है, तो बी ए व्यक्ति को कोई कार्य करना है, जो कार्य ए व्यक्ति को करना है उसके लिए सी बी को गारंटी देता है, जमानत दे देता है। बी को सी जमानत दे देता है इस बात की कि ए वो कार्य करेगा। अगर ए वो कार्य नहीं करेगा तो सी उससे वो कार्य करवाएगा। ऐसे में जो प्रतिभूति है वो सी ने दी है और प्रतिभूति बी को दी गई है ए के व्यवहार के प्रति। तो इस तरीके से प्रत्याभूति की संविदा और प्रतिभूति की संविदा में अंतर है। जो क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा में हमारी हानि होती है और हानि से बचाने का काम किया जाता है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में विशेष कार्य कराया जाता है, विशेष कार्य के प्रति है। तो इसमें प्रत्याभूति देने वाला व्यक्ति यानी जो प्रतिभू होगा तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में, कार्य न करने की दशा में उसे निष्पादित कराने या उसके दायित्वों को पूरा कराने के लिए बाध्य होता है। प्रतिभूति देने वाले व्यक्ति का दायित्व केवल उसी दशा में होगा जब मूल ऋणी यानी जो बी था, बी अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ही आपका जो सी था उसकी जिम्मेदारी बनेगी, अदरवाइज जिम्मेदारी नहीं बनेगी। आगे देखते हैं तो पक्षकार में कौन कौन होगा? तो जो हमारे क्षतिपूर्ति की संविदा होगी उसमें क्षतिपूर्ति करने वाला एक पक्षकार हो जाएगा और एक क्षतिपूर्ति कर्ता हो जाएगा और एक क्षतिपूर्ति धारी हो जाएगा। 3 लोग होंगे, यानी एक व्यक्ति जैसे कि बीमा कंपनी वो हो जाएगा क्षतिपूर्ति करने वाली, और क्षतिपूर्ति धारी यानी क्षतिपूर्ति लेने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? जो कि बीमा करवाता है। जबकि प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होंगे, मूल ऋणी जिसने कार्य करना है, ऋणदाता जो कि बेली है, और जो प्रतिभूति है बेलर जिसने कि अपने आप को मूल ऋणी के प्रति जमानत दी है कि वो ऋणदाता के प्रति जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करेगा। अनुबंधों की संख्या, क्षतिपूर्ति में केवल एक अनुबंध होता है, यानी जो समझौता होता है, समझौता एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, वो एक होता है जो पक्षकार और क्षतिपूर्ति करने वाले होते हैं। जबकि प्रत्याभूति की संविदा में 3 एग्रीमेंट होंगे, मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा, प्रतिभू और प्रतिभूति दाता के बीच में गर्भित अनुबंध रहेगा कि जितना भी आप काम करेंगे, अगर वो काम आप नहीं करते तो आपकी जगह पर वो काम आपसे कराया जाएगा या जमानत देने वाला व्यक्ति आपके प्रति वो काम करेगा। दायित्व की प्रकृति कैसी होती है? यहाँ पर हानि रक्षक होती है और प्रथम दायित्व स्वतंत्र होता है, यानी हानि रक्षक का जो दायित्व है वो स्वतंत्र होता है। जबकि क्षतिपूर्ति के अंतर्गत प्रतिभू का दायित्व गौण और द्वितीय है। मूल ऋणी को पैसा वापस करना होता है या विशेष काम करना होता है। अगर मूल ऋणी उसमें डिफ़ॉल्ट करता है, कोई कमी करता है, तो ही आपका जो प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति है, प्रतिभू है,
वो जिम्मेदार होगा। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति के अनुबंध में क्षतिपूर्तिकर्ता हानि की राशि का भुगतान करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति पर स्वयं कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, जबकि यह अधिकार स्पष्ट रूप से हस्तांतरित न किया गया हो। यानी क्षतिपूर्तिकर्ता हानि का राशि का भुगतान करने के बाद नहीं कर सकता, जबकि प्रतिभूति में प्रतिभू कभी भी प्रतिज्ञा के अनुसार मूल देनदार चुकाने के बाद अपने नाम से देनदार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। यानी जिसने ए व्यक्ति, जब मैंने जैसा बताया था कि एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है। मान लेते हैं ये ऋणी व्यक्ति है, बी ऋणी है, तो बी ने कोई अगर गलती नहीं की, मान लेते हैं कि बी ने 1000 रुपये चुकाने थे ए को, जो उसने नहीं चुकाए, तो ऐसी दशा में ये रुपये सी को चुकाने पड़ेंगे। लेकिन बाद में सी बी पर 1000 रुपये को वापस पाने का वाद कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अगले उद्देश्य को देखते हैं। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्तिधारी को अनिश्चित घटना के कारण होने वाली संभावित हानि से बचाना है, जबकि इसका उत्तरदायित्व ऋण के भुगतान का उत्तरदायित्व है अपने ऊपर लेना होता है कि किसी भी दशा में कोई व्यक्ति, जैसे कि जो बी व्यक्ति था, ये व्यक्ति मूल ऋणी के रूप में है, और ये व्यक्ति अगर मूल ऋणी के रूप में है तो इसके काम न करने पर सी इसको काम करने के लिए बाध्य करेगा। तो चलते हैं अब इन्हीं दोनों संविधाओं के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋण के भुगतान के लिए, अगर ऋण का भुगतान किया जाना है, ऋण के भुगतान के वादे और प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की जमानत को क्या कहा जाता है? अगर ऋण का भुगतान होना है और उसके लिए सुरक्षा के रूप में माल को जमानत के रूप में लिया गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे हम विशेष जमानत का नाम देते हैं। ऑप्शन बा सही होगा, इसे विशेष जमानत का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, जमानत में जमानतदार कर्ता का कर्तव्य है कि वह जमानतदार माल में दोष का खुलासा करने के लिए बाध्य है, जैसा कि धारा में दिया गया है। तो किस धारा में दिया गया है? तो जो मार्टगेज अधिनियम 1950 की धारा 150 है, उसमें ये बात दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे ए कोई व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति को किसी जमानत के तौर पर जैसे मकान देता है या गाड़ी देता है, तो उसमें जो कमी है, कमी को बी व्यक्ति को वो बता दे। इसके लिए प्रावधान धारा 150 में किया गया है कि अगर आप अपनी कोई चीज़ जमानत के तौर पर देते हैं तो उस जमानत की वस्तु में क्या कमी है ये आप उसे बता दें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जमानत व्यक्ति जो जमानत के अनुबंध के दौरान माल की डिलीवरी करता है वो क्या कहलाता है? यानी माल की डिलीवरी, जो माल देता है, जो जमानत के लिए माल देता है, वो जमानत देने वाला कहलाता है। ये बेलमेंट है, बेल देने की बात कही जा रही है। शब्द बेलमेंट का अर्थ क्या है? तो अब देखिए, बेलमेंट के अर्थ के तौर पर है कि अनुबंध पर किसी विशेष उद्देश्य या वस्तु के लिए सौंपी गई वस्तु का विवरण बेलमेंट है, यानी वस्तु को आप जमानत के तौर पर दे रहे हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 143 के अनुसार लेनदार द्वारा छुपा कर प्राप्त की जाने वाली गारंटी क्या है? तो लेनदार अगर नहीं जानता है और आप ऐसी कोई गारंटी प्राप्त कर रहे हैं जो उसके नॉलेज में नहीं है, तो ऐसी गारंटी अमान्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जमानतदार द्वारा किसी भी समय नोटिस दे करके भविष्य में लेन देन के संबंध में सतत गारंटी को रद्द किया जा सकता है। यह बात कैसी है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये लेनदार को, जो कि लेनदार करने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने, जो मूल ऋणदाता है, ध्यान रखिएगा, लेनदार को ऋणदाता कहा गया है। इसके शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ये ऋणदाता होता है। ऋणदाता जैसे है, ऋणदाता ए है, इसने बी व्यक्ति को ऋण दिया है और सी व्यक्ति जमानतदार है। सी व्यक्ति कौन है? जमानतदार है। तो सी व्यक्ति बी व्यक्ति के प्रति जमानत देता है कि ये पैसा आपको वापस कर देंगे।
अगर बाय चांस सी को ये लगता है कि अब हम इस व्यक्ति के बारे में जमानत नहीं लेना चाहते, तो इस विषय में वो ए को बता देगा कि हम अब आपको जमानत नहीं दे रहे हैं, अब बी के भविष्य में किसी भी तरीके की लेनदारी के प्रति हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे में लेनदार को वो जमानत दे देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारंटी के अनुबंध में गारंटी देने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है। अगर गारंटी दी गई है, बेलमेंट दिया गया है, तो गारंटी देने वाला व्यक्ति प्रतिभू कहलाएगा, प्रतिभू या जमानतदार कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसे हम जमानतदार कहते हैं, ये बी व्यक्ति होगा। गारंटी का अर्थ क्या है? गारंटी अनुबंध या अनुदानकर्ता के दायित्व को दर्शाने के लिए शब्द के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से गारंटी का अर्थ क्या है, तो गारंटी के अर्थ के तौर पर अगर आप देखें तो गारंटी का क्या अर्थ है, तो गारंटी का अर्थ है कि गारंटी के अनुबंध और अनुबंधकर्ता के दायित्व को दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग नाम के रूप में भी किया जाता है। ये बात सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गारंटी जो लेन देन की एक श्रृंखला तक विस्तारित होती है क्या कहलाती है। लेन देन की एक श्रृंखला तक, एक निश्चित समय तक, अगर गारंटी एक निश्चित समय तक दी गई है तो वो सतत गारंटी कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने, उसकी चूक के मामले में दायित्व का निर्वहन करने के अनुबंध को क्या कहा जाता है। तो ये अनुबंध जो कि किसी विशेष व्यक्ति की संबंध में है, तो ये हमारा गारंटी का अनुबंध कहलाता है। इसे हम बेलमेंट की संविदा कहते हैं। गारंटी में अनुबंध में शामिल होते हैं, तो गारंटी के अनुबंध में कितने लोग शामिल होते हैं। तो अगर आप गारंटी के अनुबंध की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि ए हो गया ऋणदाता, बी हो गया ऋणी और सी हो गया जिसने इसकी गारंटी दी है। और गारंटी किसको दी गई है? ए को। तो इस तरीके से 1 2 3 पार्टियां शामिल होती हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति की चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो लेनदार जो व्यक्ति है उसे लेनदार, जमानतदार, जिस व्यक्ति के चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है चूक के संबंध में, तो यहाँ पर लेनदार ए व्यक्ति होता है और बी व्यक्ति होता है जो मूल ऋणी है और सी व्यक्ति होता है जो जमानत देता है। तो जिस व्यक्ति की चूक, जमानत किसके प्रति दी गई है? बी के प्रति, तो इसे हम मुख्य देनदार का नाम को देंगे। किसके अनुरोध पर जमानतदार को गारंटी देनी चाहिए? अगर आप जमानतदार को गारंटी किसके अनुरोध पर दी जानी चाहिए, तो आप ये समझिए कि अगर आपसे देनदार कहेगा कि सर मेरी गारंटी वहाँ दे दीजिए, तो आप दे देंगे। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गारंटी देने वाले को क्या कहा जाता है? तो गारंटी देने वाले को क्या कहा जाएगा, इस विषय पर आप समझिए कि इसमें ऑप्शन सी, यानी जो मतलब मैं कह सकता हूं कि सी, ए व्यक्ति, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप हमेशा समझ लें ए ऋणदाता है, बी प्रधान ऋणी होता है और सी जमानतदार होता है। तो अब हम हमेशा ए बी सी अगर बात करेंगे तो गारंटी देने वाला कौन है? सी गारंटी दे रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रतिभू, क्योंकि ये प्रतिभूति की संविदा दे रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पक्ष जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को उसके स्वयं वचनदाता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली नुकसान से बचाने का दावा करता है, ये क्या कहलाता है? तो ये संविदा आपकी क्षतिपूर्ति की संविदा है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति की हानि की पूर्ति की जाती है, यानी जिस व्यक्ति की हानि की पूर्ति की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हानि की पूर्ति करने वाला व्यक्ति जिसकी की जानी है। यहाँ पर फिर वही बात आती है, सी एक कंपनी हो जाती है, मान लेते हैं गुड्स, जैसे कि कार हमारी वस्तु हो जाती है और कार को रखने वाला ए व्यक्ति हो जाता है। तो नुकसान किस में आएगा? कार में आएगा। भरपूर्ति कौन करेगा? सी यानी कंपनी करेगी। इसके लिए ए ने कंपनी को इंस्टॉलमेंट दिया होता है, तो क्षतिपूर्ति धारी कौन है? ए क्षतिपूर्ति धारी हो जाता है। तो क्षतिपूर्ति धारक की संपत्ति के बारे में बात की गई है।
अगले क्वेश्चन को देखें। क्षतिपूर्ति के संबंध में क्या है? क्षतिपूर्ति के संबंध में कितने संबंध होते हैं, कितने अनुबंध होते हैं? अनुबंध एक एग्रीमेंट की हिंदी मीनिंग है, तो कितने एग्रीमेंट होंगे क्षतिपूर्ति की संविदा में? तो क्षतिपूर्ति की संविदा में हमेशा एक अनुबंध होगा जो दोनों के बीच में होता है। जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे लेनदार कहा जाता है। जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है। देनदार कौन होगा? जिसकी गारंटी दी जाती है। जमानतदार कौन होगा? जो गारंटी देगा। ठीक है, गारंटी जो लेन देन की एक श्रृंखला तक विस्तारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो पीछे इस विषय पर भी डिस्कस हम कर चुके हैं। उसे हम सतत गारंटी कहते हैं, कंटिन्यूअस गारंटी कहते हैं। मुख्य लाभ के लिए, मुख्य मूलधन के लाभ के लिए किया गया कोई भी वादा गारंटी के लिए जमानतदार हो सकता है। अगर मूलधन के लाभ के लिए दिया गया जो मूलधन है उसके लाभ के लिए किया गया कोई भी गारंटी वो पर्याप्त विचार हो सकता है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में कंसीडरेशन कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और हिंदी में इसका दूसरा नाम प्रतिफल भी है, इसलिए इसका भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुख्य देनदार द्वारा ऋण के निर्वहन पर एक जमानतदार के जूते में कदम रखता है। यानी मुख्य देनदार द्वारा देय ऋण के निर्वहन पर एक जमानतदार के जूते में कदम रखता है। कौन रखता है ये कदम? कैसे इसको हम क्या समझेंगे? तो ऋणदाता ये चीज़ कहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जमानतदार का दायित्व के साथ विस्तृत है। जमानतदार का दायित्व हमेशा मुख्य देनदार के साथ विस्तृत रहेगा। जैसे जैसे मुख्य देनदार अपने काम को पूरा करता जाएगा जमानतदार के काम कम होते जाएंगे। मुख्य देनदार डिफॉल्ट करता है, जमानतदार के काम बढ़ते जाएंगे। तो मुख्य देनदार और जमानतदार दोनों एक साथ चलते हैं। एक जमानतदार के पास किसके विरुद्ध अधिकार होता है? जमानतदार के पास किसके विरुद्ध अधिकार होता है? तो इसके जमानतदार व्यक्ति जो जमानत देता है वो मुख्य देनदार को जमानत देता है। तो जो देनदार है, देनदार व्यक्ति कौन हुआ? ऋणी हुआ। तो यहाँ पर ये व्यक्ति किसके विरुद्ध अधिकार रखता है? सह जमानतदार के साथ भी अधिकार रखेगा, मुख्य देनदार के प्रति भी अधिकार रखेगा और लेनदार के विरुद्ध भी अधिकार रखता है। क्योंकि अगर मुख्य ऋणदाता काम कर देता है तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन दा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य का कर्तव्य है। प्राचार्य का कर्तव्य क्या है? कि प्राचार्य उपेक्षा की क्षतिपूर्ति के लिए एजेंट को मुआवजा दे। ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। एजेंसी कैसे बनाई जाती है? तो एजेंसी किस प्रकार से बनाई जाती है? एजेंसी बनाने के जो काम होते हैं वो रिकमेंडेशन से भी हो सकते हैं, समझौते से भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, सभी से हो सकते हैं। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के अनाधिकृत कृत्य का अनुसमर्थन प्रधान द्वारा किया जा सकता है। तो प्रधान द्वारा अनुसमर्थन किया जाना रेक्टिफिकेशन पूरे मामले का होगा। या तो पूरे मामले का रेक्टिफिकेशन होगा या माइनस होगा। एजेंट को कौन नियुक्त कर सकता है? तो एजेंट को कौन नियुक्त कर सकता है? अस्वस्थगण बिल्कुल नहीं कर सकता, ये गलत है। अवयस्क नहीं कर सकता, पागल मनुष्य नहीं कर सकता। प्रमुख एजेंट को नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। एजेंसी के अनुबंध की आवश्यकता है। एजेंसी के अनुबंध की आवश्यकता है तो ये आवश्यकता यहाँ पर किस बात की आवश्यकता है? तो यहाँ पर किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विचार का मतलब कंसीडरेशन है। आपात स्थिति में एक एजेंट को निम्नलिखित करने का अधिकार होता है। आप अपने साधारण विवेक से व्यक्ति के समान, अपने मामले के समान, यानी गुड फेथ में जैसे आप अपने वस्तु की रक्षा करते हैं वैसे ही करें। और ऐसा सभी कार्य जो मूल रूप से हानि के बचाने के उद्देश्य से किए जाएं वो भी वो कर सकता है। ऐसा सभी कार्य जो हित अर्जित, ये बिल्कुल गलत है, सी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी सही है, इसलिए दा सही हो जाएगा। एक सब एजेंट एक व्यक्ति है जो बीएफ को नियोजित करता है और उसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो सब एजेंट कौन व्यक्ति हो सकता है? तो सब एजेंट के संबंध में मूल एजेंट आता है। तो जो मूल एजेंट के द्वारा
सब एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है, एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है इन तीनों तरीकों से, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से कर सकता है वह निम्न के द्वारा क्या कर सकता है। तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता है, तो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को काम करने के लिए सारी चीज़ें, एक कर्मचारी के तौर पर, एक मुनीम के तौर, जो भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कर सकता है वह निम्न के द्वारा कर सकता है। तो एक मुनीम का काम व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, इसके द्वारा काम किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिंसिपल और तीसरे व्यक्ति जो एजेंट हो सकते हैं के बीच के रूप में क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक एजेंट बन सकता है, स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति एजेंट बन सकता है, या केवल बहुमत वाला व्यक्ति ही एजेंट बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, ये बात सही नहीं है, ये दोनों चीज़ें सही हैं, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ भी कोई पक्ष कोई विनियोग नहीं करता वहाँ भुगतान का नियम लागू किया जाएगा। सामान्य स्थिति में उचित निर्वहन के संबंध में, समय से ऋण के निर्वहन के संबंध में, प्रतिभागियों द्वारा कुछ कानून के संबंध में, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गैर अनर्जक कार्य का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के क्या दायित्व हैं। अगर लाभ का काम नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति के पास क्या दायित्व हैं, उस व्यक्ति के पास किस तरीके के दायित्व हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति माल और सेवाओं के प्रदाता को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। अगर आपको किसी चीज़ से लाभ हुआ है तो ऐसे में आप उसको कंप्लीट मुआवजा देंगे। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत ये कहता है जितना कमाया, यानी जो चीज़ आपने कमाई है उसके आधार पर आप प्रतिफल देंगे, इसलिए ऑप्शन द सही होगा। प्रतिशोधी नुकसान क्या है। प्रतिशोधी नुकसान, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो नुकसान दंड की प्रकृति के हैं। अगर आपको ऐसा नुकसान हुआ है जैसे कि आपको 50 रुपये का नुकसान होता है और आप 500 रुपये किसी से काटते हैं, तो ये प्रतिशोधी नुकसान होगा जिसमें कि आप ज़्यादा अमाउंट काटते हैं। जब कोई अनुबंध टूट जाता है तो पीड़ित व्यक्ति के सामने क्या है, तो अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वो मुकदमा दायर कर सकता है, अनुबंध रद्द कर सकता है, हर जाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, ये सभी सही हैं, ऑप्शन द सही होगा। प्रतिभू को किसके विरुद्ध अधिकार हैं, तो प्रतिभू सभी के विरुद्ध अधिकार रखता है। निषेधाज्ञा किसकी विधा है। निषेधाज्ञा इंजंक्शन कहलाता है, जहाँ पर कि किसी चीज़ की नकारात्मक शक्ति होती है। निषेधाज्ञा का मतलब ही नकारात्मक शर्त है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम ए को टिक करेंगे। वह व्यक्ति जो हानि की पूर्ति करने का वचन देता है, हानि की पूर्ति यानी ये क्षतिपूर्ति कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है। तो क्षतिपूर्ति की बात करने वाला व्यक्ति है ये, तो ये क्षतिपूर्तिकर्ता कहलाएगा। क्षतिपूर्ति के संबंध में अनुबंध को इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा का अनुबंध हमेशा एक आकस्मिक अनुबंध है, क्योंकि ये अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो ही ये अनुबंध इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। क्षतिपूर्ति के संबंध में कितने अनुबंध में कितने पक्ष होते हैं, तो केवल 2 पक्ष होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है। क्षति या हानि से सुरक्षा, अधिक लाभ के लिए सुरक्षा, संरक्षण के लिए एक अधिनियम। तो क्षतिपूर्ति की संविदा में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम हानि के लिए और अधिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार क्या परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर धारा क्षतिपूर्ति के अनुबंध परिभाषित किए गए हैं। एक अनुबंध जिसके द्वारा क्षतिपूर्तिधारी एक पक्ष स्वयं वचनदाता के आचरण या किसी व्यक्ति के आचरण नुकसान से बचाने का वचन देता है, ये क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। बीमा का अनुबंध वास्तव में क्या है। बीमा का अनुबंध तात्कालिकता और हानि दोनों से सुरक्षा देता है, इसलिए ये क्षतिपूर्ति की संविदा होता है। बात दोनों सही हो जाएगा। अनुबंध अधिनियम की धारा 124 से 147 तक किस बात से संबंधित हैं, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी क्षतिपूर्ति की संविदा और गारंटी के अनुबंध से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गारंटी जो लेन देन के एक श्रृंखला तक होती है, ये सतत गारंटी कहलाती है।
ए ध्यान में रखते हुए कि बी की जमींदारी का किराया वसूलने के लिए सी को नियुक्त करेगा, बी को उसी किराए के देय और संग्रह भुगतान के लिए 500 रुपये की धनराशि के लिए जिम्मेदार होने का वादा करता है। ये क्या है? ये एक आपकी गारंटी का प्रोग्राम है और यहाँ पर ये सतत गारंटी कहलाती है। नेक्स्ट है अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 142 का संबंध किस बात से है? तो यहाँ पर मुक्त सहमति से प्राप्त गारंटी है, यानी गारंटी में फ्री कंसेंट होना जरूरी है। लेनदार के लिए गलत बयानी के माध्यम से लेन देन के एक भौतिक हिस्से के संबंध में जानकारी करना या उसके बारे में बात करना, ये क्या है? तो ये चीज़ जो हमारी है ये अमान्य है, क्योंकि अगर आप गलत बयानबाजी करते हैं तो गारंटी गलत होती है। गारंटी का अर्थ क्या है? तो गारंटी के अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो गारंटी का अर्थ प्रतिभू है, और आपको प्रतिभू का गारंटी देने का मतलब है ये जमानतदार की संविदा होती है, जमानतदार। नेक्स्ट है प्रतिभूत का दायित्व कहाँ से शुरू होता है? मूल ऋणी की त्रुटि से, मूल ऋणदाता की त्रुटि से, न्यायालय के आदेश पर और सभी से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रतिभू का जो है ये दायित्व कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मूल ऋणी की त्रुटि से प्रतिभू का दायित्व शुरू होता है। अगर मूल ऋणी अपने आप में रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर आपका काम शुरू होता है, वहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऑप्शन ए शुरू हो जाएगा। गारंटी के अनुबंध में गारंटी देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिभू कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गारंटी के अनुबंध में वह व्यक्ति जिसके स्थान पर गारंटी दी जाती है वो क्या कहलाता है? वो प्रधान ऋणी कहलाता है, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी पैसे को लिए होता है और उसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है। सतत गारंटी क्या होती है? जो किसी भी जमानतदार द्वारा भविष्य में लेन देन के रूप में नोटिस देकर रद्द की जा सकती है। तो नोटिस किसको दी जाएगी? लेनदार को नोटिस दी जाएगी कि अब हम जमानत नहीं मान रहे हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा जमानत के निर्वहन से संबंधित है। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 133 से लेके 139 तक अनुबंध अधिनियम से संबंधित हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 143 के अनुसार लेनदार द्वारा छुपा कर प्राप्त की जाने वाली गारंटी क्या है? ये अमान्य है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं तो लेनदार को मूल ऋणी को ये बताना होगा कि वो गारंटी में क्या ले रहा है। अनुबंध अधिनियम की धारा 146 की एक लेनदारियों का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ये सह जमानतदार के संबंध में धारा का प्रोविजन है। जमानत शर्त का अर्थ क्या है? तो अनुबंध के विशेष उद्देश्य वस्तु के रूप में सौंपी गई वस्तु होती है। बेलमेंट की परिभाषा किस अधिनियम की किस धारा में बताई गई है? तो ये धारा 148 में बेलमेंट की परिभाषा दी गई है। वह व्यक्ति जो संविदा के अनुसार माल की सुपुर्दगी करता है तो वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति जमानत देने वाला कहलाता है, जमानतदार कहलाता है वह व्यक्ति। और जिस व्यक्ति को जमानत के अनुसार सामान पहुंचाया जाता है वो जमानत लेने वाला कहलाता है, यानी वो मुख्य देनदाता है, मुख्य देनदार है। जमानत के में जमानतदार का कर्तव्य है कि वह धारा के अनुसार दिए गए अनुसार जमानती माल में दोष का खुलासा करे। तो अगर जमानती माल में कहीं पर कोई समस्या है तो अनुबंध अधिनियम 150 के अनुसार आपको उसका खुलासा करना होगा। ए बी की गाड़ी किराए पर लेता है, गाड़ी असुरक्षित है, हालांकि बी को इसकी जानकारी नहीं है, ए घायल हो जाता है। इसमें क्या स्थितियां होंगी? तो ए की चोट बी की चोट के लिए ए जिम्मेदार है, क्योंकि गाड़ी की कमी उसने नहीं बताई थी। कर्ज के भुगतान के लिए वादे के प्रदर्शन की सुरक्षा के रूप में माल की जमानत को क्या कहा जाएगा? तो अगर कर्ज के भुगतान के लिए माल की जमानत है तो वह प्रतिज्ञा कहलाएगा। गिरवी में जमानतदार क्या कहलाता है? तो गिरवी में जमानतदार को हम पॉनर कहते हैं, चूँकि अंग्रेजी में पॉन PAWN पॉनिंग गिरवी करना कहलाता है। प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ जो चीज़ किसी सुरक्षा के रूप में दी जाती है उसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं।
प्रतिज्ञा के अनुबंध में बेली को क्या कहा जाता है? तो बेली वो व्यक्ति होता है जिसके पास बंधक रखा जाता है, यानी इसे पौनी कहते हैं, पॉनर नहीं, पौनी, PAWNEE, पौनी कहते हैं, इसलिए इसे बंधकदार कहा जाएगा। अनुबंध अधिनियम की धारा 142 का संबंध किससे है? तो अनुबंध अधिनियम की धारा 178 का संबंध व्यापारिक एजेंट द्वारा दी गई प्रतिज्ञा से है। वह व्यक्ति जिसके लिए एजेंट कोई कार्य करता है, जिसका प्रतिनिधित्व कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति नियोक्ता कहलाता है या प्रधान कहलाता है? प्रधान कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। एजेंट की परिभाषा अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा में दी गई है? तो एजेंट की परिभाषा के लिए यहाँ पर कोई भी धारा नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही होगा। जैसा कि 183 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून के अनुसार जो कि वयस्क आयु का है और जिसके वह अधीन है, स्वस्थ दिमाग का है, रोजगार कर सकता है। तो यह व्यक्ति किस चीज़ का? मुनीम का रोजगार कर सकता है। जमानत का दायित्व है। जमानत का दायित्व प्रारंभिक दायित्व है। कैसा दायित्व है? तो ये द्वितीयक दायित्व कहलाता है, क्योंकि जमानतदार का दायित्व सेकंड होगा, प्रथम दायित्व मूल ऋणी का होता है। जीवन बीमा अनुबंध भारत में क्षतिपूर्ति की अनुबंध है, ये बात सही है या नहीं है? तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध भारत में क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। किस प्रकार के अनुबंध से वादे की रक्षा की जा सकती है? तो क्षतिपूर्ति के अनुबंध से वादे की रक्षा की जाती है। गारंटी का अनुबंध कैसा होना चाहिए? तो गारंटी का अनुबंध लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। जिस व्यक्ति के चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ये मुख्य देनदार होता है। गारंटी के अनुबंध में चूक के दायित्व पर निर्वहन का वादा किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर प्रधान व्यक्ति गारंटी खत्म कर देता है तो प्रधान गारंटर उसकी कार्य को पूरा करेगा। क्षतिपूर्ति के अनुबंध में कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? तो केवल 2 पक्ष क्षतिपूर्ति के संबंध में होते हैं, अनुबंध में होते हैं। क्षतिपूर्ति के अनुबंध में वचन देना अनिवार्य है। तो किस बात का वचन देना अनिवार्य है? तो वहाँ पर हानि का वचन देना अनिवार्य है, यानी हानि होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता कहा जाता है। ये याद रखेंगे, ये मुख्य लेनदार होता है। क्षतिपूर्ति के अनुबंध में कैसा होना चाहिए? तो क्षतिपूर्ति का अनुबंध कैसा होगा? ये वैध विचार और वस्तु से संबंधित होगा और स्पष्ट होगा। गारंटी के अनुबंध में कौन सुरक्षित है? तो गारंटी के अनुबंध के तहत आपका जो व्यक्ति है वो ऋणदाता पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि ऋणदाता को कुछ भी काम नहीं करना है। अगर ऋणी काम नहीं कर पाता तो गारंटर उसको बाध्य है कि वो उसे पैसा देगा। गारंटर कब मुक्त हो जाता है? जब दायित्वों की पूर्ति हो जाती है या लाभ मिल जाने पर। ऋणदाता अगर अपने ऋण लेने वाला मुख्य लेनदार अपने कार्य को पूरा कर लेता है तो ऐसे में ऋणदाता अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। लेन देन की श्रृंखला के लिए किस प्रकार की गारंटी दी जाती है? तो लेन देन की श्रृंखला के लिए निरंतर या सतत गारंटी दी जाती है। गारंटी के अनुबंध में किसकी सहमति आवश्यक है? तो गारंटी के अनुबंध में जो सहमति है वो सभी की सहमति निश्चित रूप से आवश्यक है, ऋणदाता की भी, प्रतिभू की भी, ऋणी की भी। हानि सुरक्षा के मामलों में पक्षकारों की संख्या कितनी होती है? ये 2 पक्षकार होते हैं। गारंटी के अनुबंध में पक्षकारों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। हानि रक्षा का अनुबंध कैसा अनुबंध होता है? तो हानि रक्षा का अनुबंध सांयोगिक अनुबंध होता है, क्योंकि अगर घटना होगी, हानि होगी तो यह अनुबंध प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं होगा। गारंटी का अनुबंध कैसा होता है? तो गारंटी का अनुबंध हमारा सांयोगिक अनुबंध होता है। इसमें भी चूँकि अगर देनदार डिफ़ॉल्ट करता है तभी इसका प्रभाव होगा। निम्नलिखित में कौन सी हानि रक्षा अनुबंध को परिभाषित करती है? तो हानि रक्षा अनुबंध को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 124 है। निम्नलिखित में कौन सी धारा गारंटी के अनुबंध को परिभाषित करती है? तो गारंटी के अनुबंध को धारा 126 परिभाषित करती है। भारतीय
अनुबंध की धारा क्षतिपूर्ति के अनुबंध को परिभाषित करती है, तो क्षतिपूर्ति के अनुबंध को परिभाषित करने वाली धारा 124 है। एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान से बचाने का, जहां पर नुकसान की बात आ रही है वो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने अनुबंध होंगे, कितने पक्ष, तो आपको पता है 2 पक्ष और 1 अनुबंध होता है। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्षतिपूर्ति का अनुबंध कैसा अनुबंध है, तो क्षतिपूर्ति का अनुबंध जो कि क्षतिपूर्ति से संबंधित है, ये आकस्मिक अनुबंध के रूप में जाना जाता है, संयोगिक अनुबंध के रूप में जाना जाता है। एक वचन पत्र द्वारा क्या बनाया जा सकता है, तो वचन पत्र द्वारा देनदार बनाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार किस धारा में निर्दिष्ट हैं, तो क्षतिपूर्ति के जो अधिकार हैं वो धारा 125 में निर्दिष्ट हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार क्षतिपूर्ति का अनुबंध केवल क्या कवर करता है, तो क्षतिपूर्ति का अनुबंध केवल मानव एजेंसियों के कारण हुए क्षतिपूर्ति को कवर करता है। यहाँ पर दैविक घटनाओं के क्षतिपूर्ति कवर नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।